हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो आज की जो है अपनी जूलॉजी की फर्स्ट क्लास है, जिसके अंदर अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि देखा जाए तो सबसे सरल भी है और देखा जाए तो वो सबसे हार्ड भी है। अब टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा चित्र देख के कि अपन पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, अर्थात कोशिकाओं के बारे में। कोशिका का देखिए आपके बॉटनी के अंदर भी एक पोर्शन है, एक चैप्टर है, और जूलॉजी के अंदर भी है। आज अपन जूलॉजी के अंदर देखने वाले हैं, बॉटनी के अंदर क्या देखेंगे, प्लांट सेल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। और जूलॉजी के अंदर अपन देखेंगे एनिमल सेल्स के बारे में, अर्थात जानवरों की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, और कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर अपन अच्छे से समझेंगे। तो आपकी जो है जूलॉजी की ये फर्स्ट क्लास होगी, जिसे देखकर आपको बताना है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सही है या फिर पढ़ाने का तरीका और भी मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए। ये कमेंट में जरूर बताना, आपके कमेंट सबके जरूर देखता हूं मैं। और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में जो भी कमी आपको आज की क्लास में लगे वो बतानी है। अपनी जो है फर्स्ट क्लास रहेगी ये 2023-24 के फर्स्ट सेमेस्टर के अनुसार, ठीक है। वैसे 2022 में भी मैंने काफी क्लासेस दी हैं स्टूडेंटों को, और 2021 में भी दिए हैं, और 2023-24 का जो सेशन है आपका, उसकी आपके आज की फर्स्ट क्लास है। और मैं ये वीडियो या क्लास नाइट में शूट कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी सी आपको क्लास की क्वालिटी बढ़ा के देखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सेल्स के बारे में, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा सेल्स, कोशिका, ठीक है। अब अपने माइंड में सेल्स आती है, कोशिका आती है, तो इसके बारे में अपन देखें तो अपन को पता होना चाहिए कि कोशिका जो है बॉडी की अर्थात शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। यह आप सभी को पता है कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बिल्कुल बेसिक से अपन पढ़ेंगे और हाई तक जाएंगे, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो देखिए, कोशिका अपन ने पढ़ा है सबसे पहले, और अपन 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहाँ पर अपन देखें कि ये संरचनात्मक कैसे है और क्रियात्मक कैसे है। तो आपको इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना होगा। देखिए, जिस टाइप से आपने देखा होगा कि अपन जो है एक मकान बनाते हैं, तो उसके अंदर एक एक ईंट को जोड़कर अपन जो है एक दीवार तैयार करते हैं। उसी टाइप से एक एक कोशिका मिलकर जो है एक टिश्यू का निर्माण करती है। आपने यहाँ पर देखो, मैं एग्जांपल से बताता हूं कि जैसे कि ये कोई दीवार है और इसमें अपन जो है एक एक ईंट लगाते हैं, ठीक है। एक एक ईंट लगाकर अपन जो है यहाँ पर एक पूरी दीवार तैयार कर लेते हैं, ठीक है। एक एक ईंट लगाकर एक दीवार अपने पास तैयार हो जाती है। इसी टाइप से इसके पीछे दूसरी दीवार होगी, और इसके साइड में एक एक दीवार होगी, और ऊपर अपन जैसे इस पे छत डाल देते हैं तो अपने पास जो है एक पूरे मकान का निर्माण हो जाता है। उसी टाइप से कोशिका क्या होती है, जैसे एक एक कोशिका मिलकर जो है ऊतकों का निर्माण करेगी, ठीक है। ऊतकों का निर्माण करेगी, और ऊतक जो होते हैं, अब यहाँ पर एग्जांपल में देखेंगे कि एक दीवार मतलब एक एक कोशिका मिलकर एक दीवार बनाती है। उसी टाइप से एक एक सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती है, ठीक है। टिश्यू मिलकर आगे एक एक ऊतक मिलकर जो है आगे आपके बनाते हैं ऑर्गन, अर्थात अंग बनाएंगे। सिर्फ क्या बनाएंगे, अंग। मैं सिर्फ हिंदी मीडियम को टारगेट करके चल रहा हूं, तो आप देख लेना। यहां पर ऑर्गन का निर्माण करेंगे टिश्यू, और टिश्यू का निर्माण करती है कोशिका अर्थात सेल्स। अब यहाँ पर जो एक एक अंग है ये मिलकर बनाता है आपके अंग तंत्र। क्या बनाता है, अंग तंत्र। और एक बात मुख्यतः याद रखना कि एक मुख्य अंग, जैसे कि मैं ले लूं आपके पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो हो गया, उसके अंदर जो भी सेल्स होंगी, पाचन तंत्र ले लूं या फिर आपके जो है श्वसन तंत्र ले ले,
उनके अंदर जो कोशिका होगी ना वो सेम होगी, अर्थात एक अंग के अंदर जो ऊतक होंगे और जो वो ऊतक होंगे वो कोशिकाओं से मिलकर बनेंगे। वो कोशिकाएं जो हैं उनका कार्य सिर्फ एक ही रहेगा, वो क्या रहेगा, पाचन तंत्र से संबंधित। अब पाचन तंत्र से संबंधित कार्य क्या होंगे, जैसे आपने देखा होगा स्टोमच अर्थात अमाशय, अमाशय के अंदर जो है भोजन जाता है और वहां पर गैस्ट्रिक जूस स्त्रावित होते हैं, जिनमें से अपन ले लें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन तंत्र के अमाशय में HCl स्त्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये जो स्त्रावित होता है तो इसके अंदर जो पाचन तंत्र में जो कोशिकाएं हैं, जिन कोशिकाओं ने ऊतकों का निर्माण किया और जिन ऊतकों ने अंग का निर्माण किया, और जो अंग है वो अंग तंत्र का निर्माण करता है। जैसे अंग का निर्माण, मैं पाचन तंत्र की बात करूं तो पाचन तंत्र के अंदर आपके अमाशय हो गया, ठीक है, एक आपके देख लो मुंह हो गया, एक आपके ग्रसनी हो गई। तो इस टाइप से जो है आपको काफी, जैसे कि मुंह, फिर ग्रसनी, फिर इसके नीचे अमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, ये पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। और ये जो एक एक अंग, जैसे कि मुंह ले लो, एक अंग हो गया, दूसरा अमाशय हो गया, फिर इसके बाद में जैसे छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, ये सब अंग मिलकर जो है अपने पास एक अंग तंत्र बनाते हैं जो कि पाचन तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कोशिका की एक संरचना होती है। और क्रिया क्या होती है, क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं इसे, इसलिए बोलते हैं जो क्रियात्मक इकाई अर्थात ये जो कोशिकाएं हैं वो एक ही प्रकार की क्रिया करेंगी। ये कोशिकाएं बनाएंगी ऊतक, वो ऊतक भी किसी एक ही मकसद के लिए होंगे, और वो ऊतक अंग बनाएंगे, वो अंग भी किसी एक ही कार्य के लिए होंगे। और जो अंग बनाएगा वो अंग तंत्र, और अंग तंत्र बनाएगा जैसे कि अपने पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या हो गया यहाँ पर, भोजन का पाचन करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं यही बताने वाला हूँ, क्रियात्मक अर्थात ये जो क्रिया हो रही है पाचन तंत्र की, ये पूरी क्रिया कहां से हुई है, स्टार्ट सेल्स से, अर्थात कोशिका इनकी एक बेसिक इकाई है जो मिलकर आपके पूरे पाचन तंत्र को बना रही है। और पाचन तंत्र आपके शरीर में जो है पाचन की क्रिया यहां पर हो रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपन यहां पर, ये मैंने आपको बेसिक बताया है नॉर्मली। अब आगे देखते हैं, बेसिक है ये बिल्कुल, है ना, धीरे धीरे अपन एक एक सीढ़ी को क्रॉस करेंगे। थोड़ा सा ये बोर्ड वगैरह सिस्टम सेट कर लेना, अपनी पहली क्लास से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं सेल्स के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो सेल्स की आपको मैं बता दूं यहां पर कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी। अपन देखें कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये देखेंगे। तो कोशिका की खोज सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। आप सभी ने पढ़ा होगा कोशिका की खोज किसने की थी सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो आपको पता है ये कि रॉबर्ट हुक ने कब की थी, 1665 के अंदर ये खोज की थी। और इसने किसमें की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और एक अपन देखते हैं कि ल्यूवेनहोक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, और जो जीवित कोशिका है उसकी खोज ल्यूवेनहोक ने की थी, ठीक है। मृत सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, और जो जीवित कोशिका है, ठीक है, जीवित सेल, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने की थी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब अपने पास धीरे धीरे अपन देख रहे हैं कि कोशिका की खोज सबसे पहले मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने की थी। एक चीज और देखिए अपन, कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया था, काफी इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत जो है आप सभी को पता हो, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत की बात करें अपन तो सबसे पहले किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और इन्होंने ये कहा था कि जो नई कोशिका का निर्माण है ना वो पुरानी कोशिका से होता है, ठीक है। इन्होंने ये कहा था, एक सिद्धांत में 3-4 सिद्धांत हैं इन्होंने वो दिए थे कोशिका के बारे में। मतलब कोशिका सिद्धांत में 4
बिंदु दिए थे, इन्होंने ये कहा, मुख्य बिंदु ये था कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। और रियल में ये फैक्ट है। देखो, नई कोशिका का निर्माण जैसे अपन पढ़ेंगे अभी आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन, ठीक है। उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री में जो पूरा, जैसे मान लो ये कोशिका है और इसका जो है विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये दो पुत्री कोशिकाओं के अंदर विभाजित होगी। अब ये जो सेल्स हैं, ये दो पुत्री कोशिका बनाएगी, अर्धसूत्री विभाजन में होगा, ठीक है। अब इसके जो गुणसूत्र हैं या फिर इसके डीएनए हैं वो दो भागों में विभाजित होंगे और दो सेल्स यहाँ पर बन जाएंगी। और इन दोनों के अंदर जो है, इन दोनों के अंदर अपनी मां मतलब मातृ कोशिका के गुण पाए जाएंगे। और समसूत्री विभाजन जो होता है वो भी पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर ये जो मातृ कोशिका है ये बाद में नष्ट हो जाएगी और फिर यहाँ पर अपने पास जो इस मातृ कोशिका की दो पुत्री सेल्स हैं, पुत्री कोशिकाएं, वो बचेंगी। अर्थात इनका ये सिद्धांत फैक्ट है, सही है कि जो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सही है। अब अपन देखिए धीरे धीरे टॉपिक को अपने जूलॉजी की तरफ लेके चलते हैं। ये है कोशिका के बारे में बेसिक जो है। अब देखें कोशिका के बारे में, देखें तो कोशिका को दो भागों में अपन बांट सकते हैं, ठीक है। अब दो भागों में कैसे बांटेंगे वो देखते हैं। कोशिका जो है उसको दो भागों में बांटेंगे। तो मोटा सा मैं बताऊं आपको, कोशिका है, अब सेल्स को दो भागों में अपन बांटे यहां पर, तो देखिए पहला तो हो जाएगा मेरे पास, एक तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। कोशिका में होता क्या है, आप ये देखिए कोशिका में होता क्या है, इसके अंदर जो है ये कोशिका है, इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है। और ये बाहर की जो है ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली हो गई। तो मैं कोशिका को दो भागों में बांटू, एक भाग तो ये हो गया बाहरी भाग जो हो गया कोशिका झिल्ली, और एक हो जाएगा इसका आंतरिक भाग जो हो जाएगा कोशिका द्रव जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये पूरे कोशिकांग आते हैं जिनको अपन को पढ़ना है। एक पर्टिकुलर अपन देखें तो कोशिका को मैं यहाँ पर दो ही भागों में कन्वर्ट कर सकता हूं। एक तो हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में लिख सकते हैं कोशिका झिल्ली, और दूसरा हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, और एक हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये दो हो गए। अब अपन को सेल मेम्ब्रेन तो क्या होता है भाई, कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है जो कि सबसे बाहरी सतह होती है। इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं कि कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है ये, ठीक है, सबसे बाहरी झिल्ली होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को भी मैं दो भागों में बांट सकता हूं यहां पर। अब साइटोप्लाज्म को दो भागों में देखते हैं कौन कौन से भाग है, आपको समझना है, यहाँ पे लिखने की दिक्कत मत लेना, मैं इनके नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आज जो पढ़ेंगे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। अब कौन कौन से भाग हैं ये आप यहाँ पर देखो, साइटोप्लाज्म इसके अंदर आता है कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य को अपन पढ़ें तो इसको दो भागों में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको देखना है, ठीक है। तो और इसके अंदर देखिए साइटोप्लाज्म है, इसको अगर देखें तो साइटोप्लाज्म में जो है अपने पास इसके अंदर सिर्फ दो चीजें अपन को देखने को मिलती है। एक तो तरल पदार्थ इसके अंदर रहेगा, ठीक है, और एक ये जो कोशिकांग है। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, अब आपसे पूछे कि कोशिका की कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ये जो राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कोशिका की कोशिकांग हो गई। इधर लाइसोसोम है, ठीक है, इधर ये जो केंद्रिका है, केंद्रक के ये हो गए केंद्रक, और केंद्रक के अंदर केंद्रिका है। इधर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि आपके खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, और एक स्मूथ अर्थात चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। ये है आपके। नेक्स्ट है आपके जैसे कि राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 70S प्रकार का और एक होता है 80S प्रकार का। अब ये दोनों राइबोसोम कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। किस टाइप से पाए जाते हैं,
एक कोशिका का एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, जो है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिकांग पाए जाएंगे वो आपके 70S प्रकार के पाए जाएंगे। और जो कोशिका है इसमें क्या होता है, जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका आपके होती है उसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, वो जो राइबोसोम होंगे वो होंगे आपके 80S प्रकार के राइबोसोम होंगे। और एक बात ध्यान रखना कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा हो गया, राइबोसोम हो गया। ठीक है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा हो गया, राइबोसोम है, ध्यान रखना। और कोशिका का एकमात्र ऐसा कोशिकांग कौन सा है जिसके पास खुद का पर्सनल डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके अंदर खुद का डीएनए और आरएनए होता है। अगर आप ये बता नहीं पा रहे हो तो कमेंट में जरूर बता देना कि भाई ये हमसे नहीं आता है, तो वो आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा, एक बार इस चित्र को अच्छे से देखो। ठीक है, तब तक मैं इसमें डाल लेता हूं साई, क्योंकि ये बीच में धोखा दे रही है। और वैसे आपने देखा होगा कि धोखा देना हर इंसान की फितरत है, इंसान ही धोखा दे देते हैं, तो ये तो मारकर है, ये तो देगा ही। देखो अपना टॉपिक है कोशिका। काफी स्टूडेंट मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर आप जो है सीरियस ज्यादा पढ़ाते हो। बाकी यार मैं पढ़ाई कुछ ज्यादा सीरियस लेके ही पढ़ाता हूँ, जितना मेरे से आता है। वैसे इतना कुछ खास आता है नहीं, पर जितना आता है सीरियस लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा था कि राइबोसोम जो है शरीर का सबसे छोटा कोशिकांग होता है, ध्यान रखना इसको। और ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना आपके जूलॉजी में, आपने देखा होगा पेपर पैटर्न, यदि नहीं देखा है तो आपको मैंने काफी वीडियोस बना रखी है, उनमें देख लेना। पेपर पैटर्न पहला जो क्वेश्चन आता है ना उसके अंदर नो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे देता है या फिर वन लाइनर क्वेश्चन दे देता है। उनमें यही पूछता है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, फिर अपन देते हैं राइबोसोम जो कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, बात यहां चल रही थी कि कोशिका द्रव्य जो है साइटोप्लाज्म, इसको दो भागों में अपन जो है बांट सकते हैं। पहला है साइटोसोल, साइटोसोल, और एक है आपके सेल ऑर्गेनेलीज अर्थात कोशिकांग। ठीक है, यहां पर मैं लिखूं कोशिकांग, और इसको इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, कोशिका के कोशिकांग। ऑर्गेनेलीज को कोशिकांग बोलते हैं। अब यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं आप, एक तो साइटोसोल जो कि यहाँ पर हिंदी में लिख दूं मैं इसको तरल पदार्थ। ठीक है, तरल पदार्थ, ये जो इसके अंदर है ये व्हाइट दिख रहा है आपको, इसको मानो तरल पदार्थ। और जो ये कोशिकांग आपको दिख रहे हैं ये हो गए आपके ऑर्गेनेलीज अर्थात कोशिकांग। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांट दिया मैंने। अब तरल पदार्थ में तो क्या है, तरल पदार्थ तो एक भाग हो गया, इसके अंदर तरल पदार्थ के अंदर जो है ये कोशिकांग है। अब कोशिकांगों को देखते हैं, तो कोशिकांगों को भी मैं लगभग यहाँ पर 3 भागों में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, 3 भागों में कन्वर्ट करूंगा। अब कोशिकांग देखिए, एक तो ऐसे कोशिकांग हैं जिनके अंदर क्या होता है कि एकल झिल्ली पाई जाती है, अर्थात एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, उनके ऊपर एकल झिल्ली होती है। और इनके अंदर काफी कोशिकांग हैं जिनके अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाई जाती है, और काफी हैं जो जिनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, अर्थात वो झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। तो यहाँ पर कोशिकांग जो है उनको 3 भागों में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दूसरा है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, और तीसरा है झिल्ली रहित कोशिकांग। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, मैंने बना भी रखा है कि ये जो केंद्रक है ये क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। केंद्रक के बाद में देखूं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये भी क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद यहाँ पर देखें
तो पादपों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं एनिमल सेल्स, तो एनिमल सेल्स में तो अपन देखेंगे नहीं, परंतु मैं एक बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भी दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ओनली फॉर प्लांट्स में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये ओनली प्लांट में पाया जाता है, ओनली प्लांट में पाया जाता है। और ये भी क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। तो दोहरी झिल्ली युक्त के मैंने आपको 3 बता दी। पहला है केंद्रक, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट अपन को यहाँ पर देखना नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बोला कि जो सेल्स है कोशिका को 2 भागों में अपन बांट सकते हैं। एक तो हो गई एनिमल सेल्स, जो कि अपने अंदर मनुष्य में देख लो, पेड़ वो सॉरी जीव जंतु में देख सकते हैं अपन, परंतु जो प्लांट सेल होती है उसको अपन को अलग से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर देख रहे हैं एनिमल सेल्स के बारे में। कुछ टॉपिक हैं जैसे कि आपके एकल क्या होते हैं, वो एकल झिल्ली युक्त मॉडल होते हैं। ठीक है, और सैंडविच मॉडल है, उनको भी अपन यहाँ पे समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी अपन कोशिका के ऊपर कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, अपन ने बात की कोशिका। कोशिका को मैंने यहाँ पर 2 भागों में विभाजित किया आपको समझाने के लिए, एक तो सेल मेम्ब्रेन और एक साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपके क्या आता है, कोशिका झिल्ली आती है, जो कि सबसे बाहरी झिल्ली है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली आती है, ये सबसे बाहरी झिल्ली है। इसके बाद में अपन ने देखा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है अर्थात कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए साइटोप्लाज्म की परिभाषा लिखिए, तो अपन को वहां पर फटाक से जवाब अपने मुंह से आना चाहिए कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ जिसमें कोशिकांग व्यवस्थित रहते हैं साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब साइटोप्लाज्म को मैं यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड करूं तो देखिए, पहला हो जाएगा साइटोसोल जो कि तरल पदार्थ है, और दूसरा हो जाएगा कोशिकांग ऑर्गेनली जिसे कोशिकांग कहते हैं। इसको भी मैंने यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया। पहला दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, आप इसे लिख भी सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, और तीसरा हो जाएगा झिल्ली रहित कोशिकांग। यहाँ पर अपन देखेंगे, अपन ने पढ़ा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से बताया मैंने, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट मैं बात करूं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हो जाएंगे, तो सबसे पहला तो एकल झिल्ली पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की हो सकती है, RER, ठीक है, अर्थात खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और दूसरी हो सकती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और जो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होती है, इनके ऊपर राइबोसोम व्यवस्थित होते हैं, जो मैंने यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित कर रखे हैं। ये राइबोसोम होते हैं, ठीक है, ये आपके राइबोसोम होते हैं। और ये जो राइबोसोम होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि कोशिका के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम कौन से कोशिकांग में पाए जाते हैं। वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा मिल जाएगा लाइसोसोम, तीसरा केंद्रक और चौथा ये। अब आपका राइट आंसर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि 80S प्रकार के राइबोसोम कोशिका के कौन से कोशिकांग पर पाए जाते हैं, तो अपना हो जाएगा राइट आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER पर भी उपस्थित हो सकते हैं और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी हो सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। देखिए आप नेक्स्ट दोहरी झिल्ली युक्त अपन ने देखा। अब अपन देखेंगे एकल झिल्ली युक्त। तो एकल झिल्ली युक्त बचे अपने पास यहाँ पर कितने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, नेक्स्ट आपके लाइसोसोम हो गया। और लाइसोसोम जो है ये एकल झिल्ली युक्त है। इसको मैं बता दूं कि ये सेल की अर्थात कोशिका की आत्मघाती थैली भी है। क्या है, आत्मघाती थैली भी है, ठीक है, इसे बोलते हैं। अब ये क्यों बोलती हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब कुछ अपन देखेंगे। देखिए क्या होता है, कोशिका की आत्मघाती थैली इसलिए बोलते हैं
मान लो किसी व्यक्ति के कैंसर हो जाता है। अब क्या होता है कि कैंसर, आपने देखा होगा कि कैंसर व्यक्ति में फैलता है। जैसे मान लीजिए ये ट्यूमर हो गया और ट्यूमर से ही कैंसर बनता है। ये धीरे धीरे फैलता है, ठीक है, ये धीरे धीरे फैलता है। अब अगर इसमें लाइसिस की क्रिया स्टार्ट हो जाए तो ये जो इसकी कोशिकाएं है ना, जो कैंसर कोशिकाएं हैं, कैंसर सेल्स हैं, जिन कोशिकाओं को अंदर कैंसर हो रखा है, ये जो सेल्स होती हैं ये दूसरी कोशिका को प्रेरित करती हैं अपनी ओर, ठीक है। ये जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं ये दूसरी कोशिका को अपनी ओर प्रेरित करती हैं और उसे भी वो लक्षण देती हैं जो खुद के अंदर हैं। तो कैंसर इस वजह से फैलता है क्योंकि यहाँ पर कोशिकाओं की लाइसिस नहीं होती है। लाइसोसोम जो है यहाँ पर काम थोड़ा कम करता है। अगर लाइसोसोम काम करे तो ये क्या होता है कि जैसे ही पूर्ववर्ती कोशिका है इसका काम खत्म है, इसका जो है अर्धसूत्र विभाजन हो गया और ये जो कोशिका है या तो ये संक्रमित हो गई या फिर ये डेड सेल्स हो गई, अर्थात इसके अंदर कोई काम नहीं है, इसका पूरी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर इस कोशिका का कोई काम नहीं है। तो इसको जो है अपना शरीर आदेश करेगा कि अब इसका कोई काम नहीं है, इसको यहां से हटाया जाए। तो फिर लाइसोसोम तैयार रहते हैं इस काम के लिए, इसका काम ही है, ये क्या करेगा, इस सेल्स को यहां से हटा देगा या फिर इसको जो है अपन बोले एक भाषा में तो खा जाएगा। इसलिए इसकी लाइसिस हो जाएगी और लाइसिस का मतलब ही ये है हटाना, समाप्त करना, ठीक है। यहां पर लाइसोसोम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपके, पहला मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा देखिए आपके है गोल्जी बॉडीज, जो कि मैंने आपके यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्जी बॉडी, जो कि ये भी एकल झिल्ली युक्त है। नेक्स्ट आपकी बात करूं मैं, एक है प्रोक्सिसोम। प्रोक्सिसोम जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। प्रोक्सिसोम भी एक आपके कोशिकांग है, ठीक है। आपने अब से पहले नहीं पढ़ा होगा परंतु ध्यान रखना, प्रोक्सिसोम भी आपके एक कोशिकांग है। ये हो गया आपके एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आपने झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला तो आपके राइबोसोम जो है ये भी झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं झिल्ली रहित कोशिकांग में, आपके सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी जो होते हैं ना वो झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। नेक्स्ट आपके बात करूं, कोशिका के कोशिकांग हैं ये, जो कि मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, जैसे कि सेंट्रोसोम शायद मैंने इसके अंदर नहीं लिखा है, तो ध्यान रखना सेंट्रोसोम झिल्ली रहित है कि उसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है। नेक्स्ट आपके बात करूं मैं वेसल बॉडीज। एक तो वेसल्स होती है जो कि रक्त वाहिनियां होती हैं, एक होती है वेसल बॉडीज जो कि आपके कोशिका का एक कोशिकांग है, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन अर्थात कोशिकीय कंकाल होता है, जो कि आपके कुछ इस तरीके से होता है, प्रत्येक कोशिका में ऐसे होता है। इनका क्या काम होता है साइटोस्केलेटन का, ये कोशिका है मान लो, अब इस कोशिका के अंदर पूरा द्रव है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कोशिकांग है। अब ये क्या हुआ, जैसे ये सेल से तो आपको पता होगा कि इसके अंदर कोशिका द्रव है, तो ये तो मतलब ये इसका कभी भी इसका यहाँ आ सकता है। मतलब जैसे कि गुब्बारे में अपन पानी भर दें और उसके अंदर अगर थोड़े बहुत पत्थर डाल दे अपन, तो वो पत्थर तो नीचे बैठ जाएंगे, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी चीज डाल दे जो तैरती रहे उसमें, और वो जो कोशिका है, कोशिका के एग्जाम्पल से बता रहा हूं मैं, और वो जो गुब्बारा है उसको अपन जैसे हिलाएं तो वो कभी इधर से ऐसे हो जाएगा, कभी इधर, तो उसके अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है उनका कार्य यही होता है कि इसको स्थिर बनाए रखता है। ऐसे है तो ये गोल ही रहेगी ये कोशिका, साइटोस्केलेटन का यही काम होता है, ध्यान रखना साइटोस्केलेटन। अब देखिए नेक्स्ट अपन, ये हो गई अपने कोशिका के बारे में पूरा। सबसे पहले एक बार इसका थोड़ा सा अपन जो है रिवीजन करेंगे, उससे पहले आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, इसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग मैंने आपको बता रखे हैं और कौन कौन से नहीं है, ठीक है। देखिए अब एक बार अपन जो है, आज की क्लास लगभग 30 मिनट की हो गई है, आज का इतना ही काफी है क्योंकि फर्स्ट क्लास है और अपना जो मार्कर भी बीच में साथ छोड़ गया था। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन इसके जस्ट अगला टॉपिक क्या रहेगा। टॉपिक तो यही है कोशिका, अपन ने देख लिया। यहाँ पर एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है,
सेल मेम्ब्रेन कोशिका प्रकार की तो नहीं होती है, सॉरी, कोशिका को दो भागों में अपन बांट के यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो कि कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य को मैं यहाँ पर दो भागों में कन्वर्ट करूं तो होगा साइटोसोल, जिसको तरल पदार्थ बोल सकते हैं, और कोशिकांग। कोशिकांग जो है यहाँ पर तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला दोहरी युक्त कोशिकांग, जो कि मैंने आपको बताया, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, जो कि आपको मैंने एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से बताए इसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि आपके हैं, ठीक है। एक लाइसोसोम आपके मैंने बताया, ठीक है, ये भी एकल झिल्ली युक्त हो गया। तीसरा आपको मैंने बताया एक राइबोसोम, जो कि है आपके कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया इसके अंदर आपके जो है लाइसोसोम के बाद में बेसल बताई, और इसके बाद में अपन ने देखा साइटोस्केलेटन। ये आपके एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगी। फिर अपन ने देखा कोशिका झिल्ली के कोशिका के कोशिकांग जो झिल्ली रहित होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? पहला राइबोसोम अपन ने देखा। इसके बाद में अपन ने नेक्स्ट देखा गोल्जी बॉडी, भी आपके एकल झिल्ली में आएगी, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये सब कुछ आपके कोशिका का एक अपन ने स्ट्रक्चर देखा है। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रत्येक कोशिकांग जो है उसका वर्क, कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का क्या काम है, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम का क्या काम है, केंद्रक क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, वो होते हैं, किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, सब कुछ देखेंगे। कोशिका झिल्ली अपन ने देखी। कोशिका झिल्ली दो प्रकार की होती है, आपको पता हो, एक तो मैं बता दूं चयनात्मक और एक अर्धपारगामी झिल्ली, इस प्रकार से होती है, उनको देखेंगे। गोल्जी बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, इसकी खोज किसी गोल्जी बॉडी ने इसकी वजह गोल्जी ने की थी, इस वजह से इसको गोल्जी बॉडीज कहते हैं, ठीक है। और ये खुरदरी अंतःप्रज्रव्य जालिका है, इनके बारे में देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। राइबोसोम आपको पता है 80 में 50 और कुछ 30 इस टाइप से होता है, उनको सबको एक एक को देखेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अपने माइटोकॉन्ड्रिया। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने एक क्वेश्चन आपसे बीच में पूछा था कि कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके अंदर खुद के डीएनए और आरएनए होते हैं, तो वो उसका राइट आंसर आपके डीएनए हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।